लगभग 4 दशकों पहले यूपीएसआईडीसी द्वारा रिफाइनरी के समीप बनाई गई यूपीएसआईडीसी साइट भी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे यूपीएसआईडीसी साइट बी को बनाकर भूल गई हो। यहाँ 4 दशकों में डेवलपमेंट की बात की जाए तो धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। पिछले वर्षों से यहाँ पर बनी हुई रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संगठित होकर यहाँ के डेवलपमेंट की ओर जरूर ध्यान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं आरआई द्वारा किए गए संघर्ष की बातें संगठन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल की जुबानी। यूपीएसआईडीसी द्वारा निर्मित आज हम हैं यूपीएसआईडीसी साइड बी रिफाइनरी पर। जानेंगे यहाँ एक इंडस्ट्री के लिए एक एसोसिएशन बनाई हुई है, रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन। उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ मोहित अग्रवाल। उनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ कार्य चल रहे हैं और उनकी एसोसिएशन कितना संघर्ष कर रही है। अग्रवाल जी, आपकी एसोसिएशन की चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं यहाँ के उद्यमियों में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार। चर्चाएं तो माहौल गर्म है, चर्चाएं चलती रहती है, काम करते रहिए। और जब काम करते रहोगे, सामाजिक हित में काम करते रहोगे, देश हित में काम करते रहोगे, उद्यमी हित में काम करते रहोगे, तो चर्चाएं तो सदा बनी है और बनती रहेंगी। बस नियत साफ हो, नेक नियत से काम करिए। पिछले कितने वर्ष पुरानी ये एसोसिएशन है आपकी? रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, शॉर्ट में बोलूँ आरआई 11 जुलाई 2014 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस समय केवल मात्र 13 फैक्ट्रियाँ ही यहाँ रनिंग में थी। उन सब मित्रों ने मिलकर इस एसोसिएशन को बनाया और यहाँ पे उस समय जो आवश्यकताएं थी, बिजली तो आती ही नहीं थी जरा भी, ठीक है ना, फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो जाता था। उन सब लोगों ने मेहनत करी, लेकिन फिर कहते हैं ना कि देखिए, एसोसिएशन के लिए आदमी भी चाहिए, संघर्ष भी चाहिए और समय भी चाहिए, जब भी एसोसिएशन वर्क कर पाती है। कोई भी संगठन हो तो वो अधिक समय तक नहीं चल पाई, वो वहाँ डंप हो गई। 2017 में हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ ना कोई एसोसिएशन है और सारी मूलभूत सुविधाएं तो मतलब जो समझ लो कि ना के बराबर ही थी। ना सड़क की सही व्यवस्था, ना पानी की निकासी की व्यवस्था, ना पेयजल की व्यवस्था, ना विद्युत की व्यवस्था, लाइट कब आ रही है कब जा रही है इसकी कोई व्यवस्था नहीं, पथ प्रकाश की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। जो जंगल मतलब जो पार्क थे वो सब जंगल बने हुए थे। और फिर कहते हैं चौध वसूली टाइप का, आपसी मतलब एक दादागिरी टाइप का बहुत बड़ा माहौल था। तो हम परेशान थे, लेकिन यूनियन नहीं थी। हमने यूनियन को देखा, यहाँ कोई यूनियन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं। अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी फैक्ट्री चालू करी 1.5 साल में जैसे तैसे करके। फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ एक यूनियन बनानी चाहिए। आसपास हमारी मित्रता भी होने लगी, मित्र भी बनने लगे, उन सबसे चर्चाएं करने लगे। तो धीरे धीरे माहौल बनाया और फिर माहौल बनाने के बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें जोड़ा आदमियों को और फिर एक मीटिंग करी। उन्हें समझाया कि एसोसिएशन की हमको कितनी आवश्यकता है। एसोसिएशन जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, जब तक उन क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जो हमें चाहिए। जैसे कि आपको एसोसिएशन जैसे आपने शुरू की, तो कितना आपको संघर्ष उस दौर में आपको करना पड़ा? देखिए, किसी भी चीज को अगर आप पुनर्जीवित करोगे या नई स्थापना करोगे तो संघर्ष तो देखो होता ही है। लेकिन अगर तुम्हारे संकल्प में शक्ति है, तुम्हारे निश्चय में अगर शक्ति है, तो सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ सब अलग हो जाएंगे, रास्ते सुलभ होने चालू हो जाएंगे। एक कहावत है ना कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिले जाने मगर, चलता गया और कारवां बनता चला गया। तो हम बढ़ते रहे, आदमी धीरे धीरे करके जुड़ते रहे और आज उस 2 साल में की मेहनत जो है उसका रिजल्ट ये है कि मथुरा जिले की पहली ऐसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है जिसमें 99% जितने भी उद्यमी या रनिंग फैक्ट्रियां हैं वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। 136 यूनिट्स यहाँ टोटल बने हुए हैं, जिसमें से 128 हमारे मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के। यानी कि कह सकते हैं एक छत्र आपकी ही एसोसिएशन है जिसमें सभी लोग हैं। देखिए, आप अपने शब्दों में एक छत्र कह सकते हैं, शब्दों के जाल में उलझाने का प्रयास ना करें। हम सब संगठित हैं। मेरा संदेश यही है कि हम सब एक हैं, हम सब संगठित। सेवा भाव है, उद्यमों के हित के लिए सदैव खड़े रहने का भाव है। तो ये अभी एक फ्लैग हम आए तो बड़ा एक गर्व से देखा, दिल गदगद हो गया। फ्लैग है, काफ़ी ऊंचा है, तिरंगा लहरा रहा है।
ये आपसी सहयोग से या कैसे? देखिए, जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम अपने इष्ट को याद करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। जब उद्यमी हित में हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहला मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जो सबके लिए एक अलग संदेश जाए। तो मैं एक पार्क हमने यहाँ जो काफ़ी मतलब जंगल झाड़ी से इतना भरा हुआ था कि इतनी बदबू आती थी, दलदल उसमें बना हुआ था, सारी फैक्ट्रियों को पानी की निकासी है नहीं, सारी फैक्ट्रियों को पानी उसी में जाता था। हमने उस पार्क को साफ कराया, पूरी फेंसिंग कराई, सब उद्योगों ने आपसी सहयोग से कराई, थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे इकट्ठा करा गया। अब उसमें करा क्या जाए, 15 अगस्त आने वाला था तो मैंने तिरंगा स्थापित किया जाए, इससे अच्छा तो कोई विचार हो ही नहीं सकता। अब तिरंगा भी स्थापित अगर किया जाए तो कैसा किया जाए, किस प्रकार का किया जाए। जब कुछ कर रहे हो तो कुछ ऐसा बनाओ ना जो एक रिकॉर्ड बने, कीर्ति बने, एक अपने में गौरव हो। यूपीएसआईडीसी का जो एरिया है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय आगरा है। आगरा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक क्षेत्र आते हैं उसमें इतनी ऊंचाई का तिरंगा कोई भी नहीं लगा हुआ है। लगभग कितनी हाइट तिरंगे की? ये एबव 65 फुट है, 65 फुट से ऊपर। और जैसे कि जो पार्क थे, जंगल बने हुए थे, अब देखा जा रहा है कि उनमें साफ सफाई कर दी गई है। आगे चल के क्या उनमें व्यवस्था है? इस क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर 6 पार्क हैं। 3 पार्कों को हम साफ कर चुके हैं, उनको विकसित कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। 3 पार्क अभी और बचे हुए हैं जिनका प्रपोजल हमने कुछ यूपीसीडा के लिए भेजा है कि इसमें तार फेंसिंग कराई जाए, साफ सफाई कराई जाए। बाकी सब एसोसिएशन और उद्यमियों के सहयोग से उनको डेवलप करने का करा जाएगा, विकसित किया जाएगा। यहाँ की जैसे सड़कें हैं, सड़कों की बड़ी जर्जर अवस्था है, पानी की निकासी नहीं है, लाइट में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ जैसे लाइटें लगी हुई हैं, वो भी सुनने में आया है जब हमने इंडस्ट्री वालों से पूछा कि आपके सहयोग से, आपकी एसोसिएशन के माध्यम से ही लोग जागरूक हुए तब ये लाइटें लगी। बाकी अभी और क्या क्या जैसे? देखिए, ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो एरिया है यूपी एसआईडीसी का है और वही हमसे मेंटेनेंस चार्ज लेती है और उसके बदले सारी जो मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र के लिए हैं, सड़क की व्यवस्था है, जल निकासी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, पथ प्रकाश की व्यवस्था है, सार्वजनिक शौचालय है, पार्कों का सौंदर्यीकरण है, उनको विकसित करना है। ये सारा कार्य यूपीएसआईडीसी का है। अब यूपीएसआईडीसी के 2 डिवीजन है कार्य करने के लिए। एक है निर्माण खंड जो सिविल का सारा काम करते हैं और एक है विद्युत जो पथ प्रकाश संबंधित, इलेक्ट्रिकल संबंधित सारे कार्य को करते हैं। यूपीएसआईडीसी का जो विद्युत डिपार्टमेंट है वो इस समय इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कहीं ना कहीं फिर भी ट्रिपिंग की व्यवस्था सुनने में आती है। नहीं, देखिए, ट्रिपिंग समस्या एक अलग है। मैं आपसे पथ प्रकाश की व्यवस्था कर रहा हूँ। पथ प्रकाश में इस क्षेत्र को अंधकार से दूर करना है और अंधकार से दूर करने की अगर बात की जाए तो आज के समय में इस क्षेत्र से 75% क्षेत्र ऐसा है जो अंधकार से दूर हो चुका है, 25% रह गया है। उसके लिए प्रपोजल हमने दिया है, निरीक्षण भी करवाया था, जो वहाँ के जेई साहब अवर महोदय आए थे, धीरज जी, तो जल्दी एस्टिमेट वो बना रहे हैं और उसके बाद मैं समझता हूँ मार्च के बाद में वो काम चालू हो जाएगा। तो मार्च के बाद 100% यह क्षेत्र अंधकार मुक्त पूर्ण रूप से हो जाएगा। निर्माण की व्यवस्था अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। यूपीएसआईडीसी निर्माण खंड ने अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं से अभी तक ये क्षेत्र वंचित है, यानी कि कहीं भूल तो नहीं गया यूपीएसआईडीसी? हाँ, मैं ऐसा नहीं कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन सोच सकता हूँ कि आज से कुछ समय पहले तक यूपीएसआईडीसी शायद साइड बी को अपने नक्शे से हटा चुका। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, यहाँ के भी कुछ उद्यमी हैं जो निरंतर परेशान है, लेकिन कोई बोले कौन? यहाँ कोई संगठन नहीं था, आपस में लोग संगठित नहीं थे। संगठित होना तो बहुत बड़ी की बात है, पड़ोसी को नहीं जानता था। ये स्थिति यहाँ पर थी। सबको सद्भाव में लाना, एक साथ लाना, संगठित कराना और संगठित किया, सबको एक मंच पर लेकर आए। इसके बाद में यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सब प्राधिकरण के आगे रखा, प्रस्ताव भेजा, करवाया गया। तो क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्रीमान चंद्रकेश मौर्य जी हैं इस समय, उनसे भी लगातार चर्चा मेरी होती रहती है, समन्वय इतना बना हुआ है। और हमारे एमडी साहब हैं श्रीमान महेश्वरी जी, वो भी महीने 2 महीने में एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि बताइए क्या समस्या है। मैं भी उन्हें अवगत कराता रहता हूँ कि सर लाइट का काम तो बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है,
लेकिन निर्माण संबंधित काम धरातल पर अभी तक कोई नहीं उतरा है। तो उन्होंने बताया नहीं, आपके एस्टीमेट चल रहे हैं और जल्दी हो सकता है 1-2 माह के अंदर कार्य धरातल पर उतरे। जैसे यहाँ की जो जर्जर सड़कें हैं और जल निकासी की व्यवस्था है या पेयजल की व्यवस्था हो, तो कब तक सुविधा है? देखिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए हमारा प्रस्ताव वहाँ गया हुआ है यूपीएसआईडीसी में, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ये बड़ा दुख का विषय है। मैंने एमडी साहब से अब फ़ोन करके बताया भी था कि सर कृपया कर यहाँ पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, यहाँ सब जगह खारी पानी है। भाई, फैक्ट्रियों में जो लेबर काम कर रही है उनके लिए पेयजल की व्यवस्था होना अति आवश्यक है और मीठा पानी ना होने के कारण यह क्षेत्र में फूड इंडस्ट्री से अभी मतलब हटा हुआ, मतलब यहाँ कोई फूड इंडस्ट्री है ही नहीं। वाइट कैटेगरी में फूड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व है और ये क्षेत्र वाइट कैटेगरी में आता है। अगर यहाँ किसी प्रकार से मीठे पानी की अगर व्यवस्था हो जाए तो यहाँ फूड इंडस्ट्री को भी डेवलप हम कर सकते हैं। जैसे प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स को यूपी में बुला रही है, तो साइड बी के लिए अभी इन्वेस्टर्स देखा जाए कि दूर क्यों रह रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि साइड बी के लिए इन्वेस्टर, एक तो साइड बी में अब ज़्यादा प्रॉपर्टी अब बची नहीं है। 2017 के में रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ 46 से 47 फैक्ट्रियाँ रनिंग में थी, बाकी बंद पड़ी हुई थी। आज 136-37 फैक्ट्रियाँ हैं जो रनिंग में हैं, बाकी धीरे धीरे काम चल रहा है। आगामी 1 वर्ष के अंदर मैं समझता हूँ करीबन 50 फैक्ट्रियाँ और बढ़ जाएंगी। ये जो एरिया है 264 एकड़ के आसपास है। अब कोई बड़ी इंडस्ट्री के लिए यहाँ जगह नहीं बची है, लेकिन जो उद्योग यहाँ से पलायन हो रहे थे उन उद्योगों को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अब किसी को भी यहाँ से पलायन ना करने दूँ। सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं उन सबको धरातल पर उतारूँ। हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का जो सपना है, जो उन्होंने उद्योगों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, उनकी जो विकास की योजना है उनको यहाँ धरातल पर उतारूँ। हमारे जो एमडी साहब हैं वो भी लगातार प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन ऊपर से चीज़ें अभी आ रही हैं, लेकिन इस पे मतलब बहुत स्लो, धीमी गति से आ रही हैं। तो हम चाहेंगे कि वह उनकी गति बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, मतलब इतना पिछड़ा था जिसका कोई हिसाब नहीं है। 2 साल के अंदर एसोसिएशन के माध्यम से आप समस्त अधिकारियों के आपसी समन्वय स्थापित कर, जिलाधिकारी महोदय से बार-बार उद्योग बंधुओं की मीटिंग में बैठकर, और जो मेरी पूरी टीम है जो लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है, तो उससे काफ़ी विकास कराया गया है, काफ़ी डेवलपमेंट कराया गया है, प्राधिकरण के द्वारा भी कराया गया है। हम अपने पास से भी जितना हो सकता है उतना सहयोग करके कर रहे हैं। लेकिन निर्माण संबंधित जो कार्य है, सबसे बड़ी समस्या वही है कि यहाँ 2 बड़े मुद्दे, एक तो पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए और मीठे पानी की व्यवस्था हो जाए। पानी का आना और पानी का जाना, ये अगर ये 2 व्यवस्थाएं यहाँ हो जाएंगी तो इस क्षेत्र को 4 चांद लग जाएंगे। यानी कि पानी का आना और पानी का जाना, अगर ये व्यवस्थाएं हो जाएं तो सड़कें तो अपने आप ही बढ़िया हो जाएंगी। भाई, आप ये देखिए ना, सड़कें तो बनेंगी ही, लेकिन सड़कें बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सड़कें चलनी भी तो चाहिए ना। अब पानी की निकासी की अगर व्यवस्था ही नहीं होगी तो सड़कें चलेंगी कैसे? तो उन सड़कों को अगर चलाना है, सर्वप्रथम सड़कें बनाने से पहले हमें पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अभी हमने अपने बहुत कठिन प्रयासों से, जिलाधिकारी महोदय उस समय पुलकित खरे जी थे, बार बार उनसे कहलवाया, जब जाके हमने एक अस्थायी व्यवस्था करी है तो ये हुआ कि 2023 में यहाँ पर पानी, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी सड़क पर पानी नहीं भरा गया, मतलब इतनी लेकिन वो व्यवस्था अस्थायी है। स्थायी करा जाए, निर्माण करा जाए, पूरे ड्रेनेज का डिजाइन किया जाए और पानी की निकासी की व्यवस्था करी जाए, जब ही सड़कें यहाँ चल पाएंगी, अन्यथा सड़कें नहीं चलेंगी। इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें पानी ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है ही नहीं। सर, 40 साल पहले व्यवस्था करी गई थी, अब 40 साल में इतना सब कुछ बदल गया, मेरे बाल सफेद हो गए तो वो नालियां कहाँ रहेंगी? ध्वस्त हो गई हैं, कभी उनका मेंटेन नहीं किया गया। नालियां थी लेकिन खोदोगे तो ध्वस्त हो चुकी, खत्म हो चुकी है, एकदम किसी मतलब की ही नहीं है। सड़क भी इतनी ऊंची उठ चुकी है, फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। जब लेआउट बना था, जब ये क्षेत्र को बनाया गया था यूपीएसआईडीसी द्वारा, जब ये नालियां बनाई गई थी, उसके बाद में कभी भी कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, वो सब खत्म है। ड्रेनेज का पूरा प्लान दोबारा से बनाना पड़ेगा, वो भी आरसीसी का।
अब जैसे हमने देखा है कि सभी अधिकांश फैक्ट्रियों पे रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक लोगो सहित एक वो लगा हुआ है, प्लॉट का नाम, उनका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। कैसा लगता है कि एक दौर में जब आए होंगे यहाँ तो कुछ नहीं था, सुनसान जैसी चीजें थी, और अब जगह जगह हर इंडस्ट्री पे लगा हुआ है। देखिए, आप स्कूल तो गए होंगे, एक यूनिफॉर्म होती है, एक अनुशासन होता है, और मैं ये कह सकता हूँ छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है आदमी को जोड़ने के लिए। किसी भी संगठन के लिए अगर उसे चलाना है, लोगों को संगठित करना है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए। एक संदेश एकता का ऐसा होना चाहिए जो चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे इस क्षेत्र में कोई आने वाला हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उस तक पहुंचे। तो इसलिए हमने सबका बोर्ड एक जैसा बनवाया कि सब अपना बोर्ड बनाइए और उस पर अंकित कीजिए, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नाम शो कीजिए, अपना जीएसटी नंबर शो कीजिए, फर्म का नाम शो कीजिए, आप क्या कार्य कर रहे हैं वो शो कीजिए, और अपना पता शो कीजिए। तो उससे दो फायदे हुए। एक फायदा तो अगर सपोज करिए अगर कोई भी आया है यहाँ पर, तो उसे मालूम है, वो देख लेगा कि हाँ अगर आज K22 चल रहा है तो आगे K23 है, 24 है, 25 है, 26 है। अब पहले तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं होता था कि चल क्या रहा है, कौन सा एरिया है, कौन सा प्लॉट नंबर है, डिमार्केशन ही नहीं था कैसा भी करके। तो एक जब लोगो एक जैसा, एक कलर का, एक डिजाइन का, एक साइज का, तो उसका एक संदेश यही है कि हम सब एक हैं। कहीं ना कहीं एसोसिएशन बनने से क्षेत्र में उनका जो उद्यमी है, उद्योग व्यापारी हैं, उनका शोषण भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बंद हुआ है। देखिए सर, एकता होगी तो शोषण तो बंद होगा ही होगा। एक लकड़ी, आप देखिए लकड़ी की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। एक लकड़ी है, उसको तोड़ना आसान है, लकड़ी के गंठलों अगर पूरा बंडल बन जाए उसको तोड़ना कैसे आसान होगा। यही संगठन की शक्ति है कि तुम्हारा दुख मेरा दुख, मेरा दुख तुम्हारा दुख, हम सब साथ हैं, एक साथ हैं, सबके साथ से और सबके सहयोग से और सभी के लिए। एक आखिरी सवाल कि आपका क्या क्या मुद्दे रहेंगे आगामी समय में क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए तो मुद्दे अभी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे सारे मुद्दों को देखो, मुद्दा मैं नहीं कहूँगा। देखिए, मुद्दा कहना तो नेताओं की भाषा है, और मुझे नेता नाम से चिढ़े, ठीक है ना। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ, एक व्यापारी हूँ, और मेरा काम है समस्याओं का समाधान, ना कि किसी चीज़ को मुद्दा बनाना। तो मुद्दा ना कहिए। हाँ, समस्याएं क्या क्या हैं इस बात पे मैं सहमत हूँ। समस्याएं बहुत सारी हैं। सड़कों के लिए चल रहा है, ड्रेनेज के लिए चल रहा है। एक हर इस क्षेत्र में आने के लिए 6 प्रकार के रोड हैं, 6 जगह से एंट्री एग्जिट है, उन सब पे एक बोर्ड लगाया जाए। प्रत्येक रोड पे रोड नंबर से डिमार्केशन किया जाए। सभी पार्कों को हमारे देश के अमर शहीदों के नाम से सुशोभित किया जाए। पार्कों को विकसित किया जाए। पेयजल की व्यवस्था सुचारू की जाए। एक दूसरा है कि इस TTZ के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, और TTZ के अंतर्गत यह है कि अगर कोई भी क्षेत्र उस धारा में आ रहा है तो वहाँ जो विद्युत आपूर्ति है वो निर्बाध मिलनी चाहिए, मतलब बिना रोक टोक की एकदम मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा इस क्षेत्र में नहीं है। ट्रिपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये समझिए कम से कम 10 से 15 बार ट्रिपिंग, 15 ट्रिपिंग कम से कम पर डे हो रही हैं। तो वो रुकनी चाहिए, जिससे कि लाइट उद्यमियों को पूरी मिले, उनके प्रोडक्शन में कोई असर ना पड़े। उद्योग बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल। उन्होंने कितने सरल शब्दों में कहा है कि काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ किया जा रहा है और काफ़ी होना अभी बाकी है। पहले की अगर बात की जाए एसोसिएशन के बनने से पहले, तो यहाँ काफ़ी जो उद्यमी हैं, जो उद्योग वाले व्यापारी हैं, उनका काफ़ी शोषण भी एक तरह से किया जाता था, दादागिरी की जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। पहले चाहे वो विद्युत विभाग की तरफ से हो, चाहे UPSIDC के आला अफसरों की तरफ से ही क्यों ना हो, शोषण कहीं ना कहीं मजदूरों का, लोगों का किया जाता था, व्यापारियों का। आज के समय में वो संगठन है तो शोषण नहीं देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो लाइटें हैं, लाइटें पहले नहीं थी, अब लाइट भी काफ़ी लगाई गई हैं, और लाइट अभी लगनी बाकी हैं। सड़कों की बात हो तो सड़कें अभी थोड़ी जर्जर अवस्था में हैं। सड़कों की उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द सड़कों का भी कार्य शुरू होगा, और पानी की जल निकासी जो है, जल निकासी की भी व्यवस्थाएं
सुचारू रूप से की जाएंगी। और साथ ही पेयजल की व्यवस्था भी उन्होंने डाला हुआ है कि पेयजल की व्यवस्था भी जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि यहाँ और जो निवेशक हैं वो अपना निवेश कर सकें। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह तरकश, मथुरा।